हम बात करेंगे डॉस्टोयेव्स्की के लिखे हुए अजीम नॉवेल ब्रदर्स कैरामाज़ोव की। पहला नॉवेल वेस्ट में जो मॉडर्न नॉवेल है वो 1606 में लिखा गया और जब से लेके आज तक बहुत सारे अजीम नॉवेल प्रोड्यूस किए गए। हम अजीम नॉवेल्स की फहरिस्त में बहुत सारे नाम ले सकते हैं, यानी कि टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस है, टॉल्स्टॉय का एना करेनिना है, नोबोकोव का लोलिटा है, क्राइम एंड पनिशमेंट है, डॉस्टोयेव्स्की का डुफो का रॉबिन्सन क्रूसो है, डुमास का काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो है, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स है, शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन आयर है, डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, हुगो का ली मिजरेबल है और भी बहुत सारे, यानी जेम्स जॉयस का यूलिसीज है, मैडम बोवेरी गुस्टोफ फ्लोबेयर का अजीम नॉवेल है, 100 Years of Solitude है गैब्रियल गार्सिया मार्केस का। यानी अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, वो इतना अजीम नॉवेल है। ग्रेप्स ऑफ रैथ है, कैच 22 है, ब्लड मेरिडियन है, अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड है हक्सले का, बल्कि 1984 जॉर्ज ऑरवेल का। तो इस तरह के बहुत सारे नॉवेल हैं जो बहुत अजीम हैं। एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल का। ये इस तरह के नॉवेल हैं जिनको आप अजीम नॉवेल्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रदर्स कैरामाज़ोव इन सबसे बड़ा नॉवेल है। ब्रदर्स कैरामाज़ोव इंसानों ने जो आज तक बड़ी बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, ब्रदर्स कैरामाज़ोव उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। यानी कोई भी जॉनरा हो, जो बड़ी बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट्स है ना, जैसे प्लेटो के डायलॉग्स हो गए, जैसे शेक्सपियर के प्लेज हो गए, जैसे हाफिज का दीवान हो गया, जैसे मसनवी हो गई मौलाए रूम की, जैसे फिरदौसी का शाहनामा हो गया, जैसे गोएटे का फाउस्ट हो गया, जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हो गया, या दांते की डिवाइन कॉमेडी हो गई, या होमर की ऑडिसी हो गई। यानी इस तरह की जो बड़ी बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से ये नॉवेल ब्रदर्स कैरामाज़ोव उस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। डॉस्टोयेव्स्की एक बहुत बड़ा लिटरेरी जीनियस था और ये डॉस्टोयेव्स्की का आखिरी नॉवेल है ब्रदर्स कैरामाज़ोव, यानी इसमें उसके फलसफे का सारा निचोड़ है। डॉस्टोयेव्स्की की मौत से 1 साल पहले ये नॉवेल शाया हुआ। डॉस्टोयेव्स्की तकरीबन 59 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ। उस जमाने में रशिया बहुत तेजी से मॉडर्न मुल्क बन रहा था, यानी दही मुल्क से शहरी मुल्क की तरफ जा रहा था और बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज यूरोप से रशिया आ रहे थे, जैसे लिबरलिज्म हो गया, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, इंडिविजुअलिज्म हो गया, एथीइज्म हो गया, नाइलिज्म हो गया। ये सारे नए नए ख्यालात रशिया की यूथ को मुतासिर कर रहे थे और डॉस्टोयेव्स्की ने इन सारे नए ख्यालात से लोगों को आगाह किया और इनके खतरात से लोगों को एक तरीके से उनको तंबीह करी कि ये सारे आइडियाज एक बहुत बड़ा खतरा भी हैं। डॉस्टोयेव्स्की रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च को सपोर्ट करता था। वो समझता था कि ईसाइयत का उरूज दोबारा से जो आएगा वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से आएगा, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ था, यानी जो यूरोप का चर्च है पोप वाला, वो उसके खिलाफ था। इस नॉवेल में इसने एक तकरीर लिखी है ग्रैंड इंक्विजिटर और उस कैथोलिक चर्च पर बहुत शदीद तनकीद करी है। देखिए, यूरोप में जो एग्जिस्टेंशलिज्म का क्राइसिस आया ईसाइयत के खात्मे के बाद, उससे इसने लोगों को आगाह किया। इसने लोगों को बताया कि अगर तुम मजहब को जिंदगी से निकाल दोगे तो क्या मसाइल होंगे। यानी अभी तो तुम्हें एक वैल्यू सेट मिला हुआ है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन जब तुम उस वैल्यू सेट को निकाल दोगे और तुम्हें खुद अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी तो किस तरह के मसाइल होंगे। इसने लोगों को दोबारा ईसाइयत की तरफ बुलाया। यानी ब्रदर्स कैरामाज़ोव एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल नॉवेल है। डॉस्टोयेव्स्की अपने किरदारों के दिमाग में घुस जाता है और इतनी दूर तक जाता है और उन गोशों तक जाता है जहां नहीं जाना चाहिए, जहां पर अंधेरा होता है, ये वहां तक चला जाता है। देखिए, मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को ये कहते हुए सुना है कि 19वीं 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड नहीं था, डॉस्टोयेव्स्की था। यानी सिगमंड फ्राइड ने खुद एक जगह लिखा है कि ब्रदर्स कैरामाज़ोव से बड़ा नॉवेल नहीं लिखा जा सकता। खैर, सिगमंड फ्राइड की तो वजह समझ में आती है ना, क्योंकि इस नॉवेल में चारों बेटे अपने बाप से दुश्मनी करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है, यानी एडिपेक्स कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें कहते हैं कि हर बेटा
अनकॉन्शियसली अपने बाप से नफरत करता है और अपनी माँ से इश्क करता है, और हर बेटी अनकॉन्शियसली अपनी माँ से नफरत करती है और अपने बाप जैसा आदमी ढूंढती है। तो एक वजह तो शायद सिगमंड फ्राइड की ये भी है, तभी तो उसको हैमलेट भी बहुत पसंद था। तो विटगेनस्टाइन जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फलसफी था, उसने कहा, उसको ये नॉवेल तकरीबन याद था। आइंस्टाइन का ये फेवरेट नॉवेल था, मार्टिन हाइडेगर का ये फेवरेट नॉवेल था, वर्जीनिया वुल्फ, अल्बर्ट कमूस, जॉन पॉल सार्टर, काफका, इतने बड़े बड़े राइटर्स का ये फेवरेट नॉवेल था। बल्कि कमूस और काफका को आप पढ़ें तो आपको उसमें थोड़ी बहुत डॉस्टोयेव्स्की की झलक भी नजर आएगी। सबसे बड़ा फलसफी 19वीं सदी का फ्रेडरिक नीचा, उसने कहा है कि अगर मैंने थोड़ी बहुत किसी से साइकोलॉजी सीखी है तो उसका नाम है डॉस्टोयेव्स्की। देखिए, हमारी जो ये जो राइटर्स होते हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के जरिए से। इनका जो हथियार है वो वर्ड्स है, इनकी जो फैकल्टी है वो वर्ड्स है, और ये वर्ड्स की फैकल्टी जो है एक महदूद फैकल्टी है। इस फैकल्टी को इस्तेमाल करके जो बड़े से बड़ा कमाल किया जा सकता है ना, उसमें शामिल है ब्रदर्स कैरामाज़ोव मेरे हिसाब से। अब हम आपको इस नॉवेल की एक समरी प्रोवाइड करते हैं। ये कहानी है रशिया के एक छोटे से टाउन की। तो टाउन का नाम भी आखिरी चैप्टर में बताया, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। ये कहानी है कैरामाज़ोव खानदान की। कैरामाज़ोव खानदान में एक बाप है जिसका नाम है फ्योडोर पाव्लोविच, और उसके 4 बेटे हैं। 3 उसके जायज बेटे हैं और एक उसका नाजायज बेटा है। फ्योडोर पाव्लोविच बहुत ही यानी 50-55 साल का आदमी है और बहुत ही घटिया आदमी है, बहुत ही शराबी, कबाबी, जानी किस्म का आदमी है। इसने पहली शादी करी एक बहुत ही अमीर औरत से करी, पैसों की लालच में करी। उसके साथ भी लड़ाइयाँ होती रहीं, उसके सामने भी ये शराब और कबाब की महफिलें सजाता रहा। वो बीवी मर गई, इसको पता भी नहीं उसको किसने दफनाया, कहाँ दफनाया, उसकी कब्र कहाँ है, इसको कुछ पता नहीं। उससे इसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है डिमिट्री। ये पूरा नॉवेल बुनियादी तौर पे डिमिट्री और उसका बाप जो है फ्योडोर पाव्लोविच, इनकी दुश्मनी पर मबनी है। ये दोनों एक ही औरत से शादी करना चाहते हैं, ये इस नॉवेल का सेंट्रल आइडिया है। यानी बड़ा बेटा और बाप दोनों एक ही औरत से शादी करना चाहते हैं जिसका नाम है ग्रोशिंका। खैर, जब वो बड़ी बीवी मर गई, इसने दूसरी शादी करी, छोटी औरत से करी, पैसों की लालच। इससे तो पैसों की लालच नहीं थी, ये बहुत गरीब थी, लेकिन ये कि इसको भी इसने कोई इज्जत नहीं दी। वही शराब कबाब की महफिलें, प्रोस्टिट्यूट्स के पास आना जाना, अपनी हरकतें जारी रखी। इस बीवी से भी उसकी बहुत लड़ाइयाँ होती रहीं। खैर, ये बीवी भी मर गई। इस बीवी से इसके 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम है इवान और दूसरे का नाम है अलियोशा। चौथा जो बेटा है इसका वो एक नाजायज औलाद है। गांव में एक पागल लड़की रहती थी, यानी जिसको विलेज इडियट बोलते हैं। वो यानी किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, किसी ने कपड़े दे दिए, किसी ने ये कर दिया, तो गांव उसको पालता था। वो बोल भी नहीं सकती थी। तो अचानक से गांव में या टाउन कह लें, उसमें लोगों ने देखा कि वो औरत, वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। खैर, फिर लोगों को अंदाजा तो था कि ये कौन कर सकता है। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो ये जो फ्योडोर पाव्लोविच है, इसका नौकर है ग्रेगरी, उसने जाकर देखा तो वो जो पागल लड़की थी वो यानी उसी वक्त वो बच्चा डिलीवर कर रही थी इनके दरवाजे पर आकर। तो फिर फौरन से डॉक्टर वगैरह को बुलाया और वो उसका बच्चा पैदा हुआ। तो वो उस बच्चे का नाम है स्मर्डिकोव। वो फ्योडोर पाव्लोविच का नाजायज बेटा है और तकरीबन सबको अंदाजा है कि ये फ्योडोर पाव्लोविच ही का बेटा है। और ये बेटा जो है ये फ्योडोर पाव्लोविच के नौकर ग्रेगरी ने पाला है, और अब ये बड़ा हो गया है तो ये घर में नौकर की तरह काम करता है और ये खाना बनाता है। तो ये इसके 4 बेटे हैं। ये जो पाव्लोविच है, इसके जो तीनों जायज बेटे हैं वो तीनों किसी और ने पाले हैं। यानी जब उनकी माएँ मर गई तो कोई रिश्तेदार आ गया, किसी ने कोई ले गया। तो तीनों बेटे मुख्तलिफ जगहों पर पले हैं और मुख्तलिफ तरह के लोगों में पले हैं, इसीलिए वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मिजाज के हैं। अब ये नॉवेल शुरू हुआ है कि वो सारे किसी ना किसी वजह से अपने टाउन में आए हुए हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। यानी इत्तेफाक है कि वो सारे किसी ना किसी वजह से टाउन में आए हुए हैं। हम आपको वो वजूहात भी बताएंगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी। फ्योडोर पाव्लोविच का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है डिमिट्री। डिमिट्री बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत ही गरीब आदमी है। ये फौज में एक छोटा सा ऑफिसर है। इसकी मंगेतर का नाम है कैटरीना। कैटरीना एक अच्छे खानदान से है, अमीर खानदान से है, बहुत पढ़ी लिखी है, और कैटरीना और डिमिट्री का कोई जोड़ नहीं है।
कैटरीना एक बड़े फौजी की बेटी है। कैटरीना पर एक कमज़ोर लम्हा आया था, उसकी कुछ मजबूरी थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने डिमिट्री से आके पैसे मांगे और डिमिट्री चाहता तो उसका फ़ायदा भी उठा सकता था। इसने बस उस रात पता नहीं ये किस मस्त जुनून में था, इसने उसकी मदद कर दी, उसका फ़ायदा भी नहीं उठाया। तो कैटरीना जो है वो इससे बहुत मुतासिर हो गई और कैटरीना ने इससे मंगनी कर ली। ये भी तकरीबन अपने बाप ही की तरह शराबी और कबाबी जानी किस्म का आदमी है, लेकिन ये कि कैटरीना और इसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मंगनी हो गई है। बुनियादी तौर पे डिमिट्री करता है इश्क एक तवाइफ से जिसका नाम है गुरुशिंका। डिमिट्री का बाप भी उससे शादी करना चाहता है और डिमिट्री भी उससे शादी करना चाहता है। इन बाप और बेटे में गुरुशिंका को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा है। डिमिट्री को पैसों की भी शदीद जरूरत है क्योंकि डिमिट्री के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ है। जब वो कर्जा उतारेगा तो फिर गुरुशिंका से शादी करेगा, और गुरुशिंका एक तवाइफ है, वो तो पैसों के लिए शादी करेगी ना। अब डिमिट्री जो है वो अपने बाप से पैसों का तकाजा करता है कि मुझे पैसे दो। बाप कहता है कि मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं। डिमिट्री कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो हमारी माँ के, मेरी माँ के पैसे हैं, मेरी माँ ये पैसे लाई थी, तुम्हारे पैसे थोड़ी हैं। तुम तो चाहते हो कि सारे पैसे अपनी जिंदगी में ही खर्च करके मर जाओ और तवाइफों पे लुटा दो ताकि हमारे लिए कुछ ना बचे। डिमिट्री जानता है कि लीगली यानी कानूनी तौर पे बाप को कोई फर्ज नहीं है कि वो पैसे दे, लेकिन फिर भी डिमिट्री उससे तकाजा करता है कि पैसे दो। ऐसा ना हो कि तुम सारे पैसे लुटा के मर जाओ और हमारे हिस्से में तुम्हारे मरने के बाद कुछ भी ना आए। तो डिमिट्री अपने बाप को फोर्स करता रहता है। डिमिट्री और बाप का बहुत बड़ा झगड़ा है, बल्कि एक दफा डिमिट्री घर में घुसा और उसने बाप की पिटाई भी करी। डिमिट्री पूरे टाउन में कहता फिरता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाप का कत्ल कर दूंगा। ये जहां शराब पी के पड़ा होता है वहां चीख रहा होता है कि मैं मार दूंगा अपने बाप को। तो ये सबको पता है कि ये अपने बाप को मारना चाहता है। जब इसको गुरुशिंका से इश्क हुआ तो इसने कैटरीना से मंगनी तोड़ दी, उसको बता दिया कि मैं यानी तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता हूं। कैटरीना अमीर औरत है। वो एक लम्हा था जब उसको पैसों की जरूरत थी। बुनियादी तौर पर ये अमीर औरत है, इसके पास बहुत पैसे हैं। ये पूरे नॉवेल में डिमिट्री की मदद करती रहेगी, इसके पैसों से भी इसकी मदद करती रहेगी। बल्कि एक वक्त में डिमिट्री ने 3000 रूबल मांगे कैटरीना से, और कैटरीना को पता था कि ये जाके गुरुशिंका पे उड़ाएगा, लेकिन उसने फिर भी दे दिए। शायद कैटरीना अपना एहसान उतारना चाह रही थी, लेकिन ये कि पूरे नॉवेल में ये उसकी मदद करती रहेगी। कैटरीना के भी 3000 रूबल देने हैं डिमिट्री को, इसीलिए डिमिट्री चाहता है कि बाप पैसे दे, और ये नहीं चाहता कि ये गुरुशिंका से शादी करे कैटरीना के पैसे दिए बगैर। दूसरे बेटे का नाम है इवान। इवान यूरोप से आया है। वो सारी मॉडर्न जो थॉट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये एक एथियस्ट है, ये एक नाइलिस्ट है, ये अपने भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये पढ़ा लिखा है, ये अखबारों में आर्टिकल लिखता रहा है। इस नॉवेल में जितने मॉडर्न ख्यालात का और फिलॉसफी का इजहार किया जाएगा वो इवान के मुंह से करवाया जाएगा। इवान समझता है कि कोई खुदा नहीं है, ये खुदा का तस्वुर इंसानों का बनाया हुआ है, कोई शैतान नहीं है, ये शैतान का तस्वुर इंसानों का बनाया हुआ है, कोई सही गलत नहीं है, कोई हलाल और हराम नहीं है। ये बहुत ही यानी यूरोपियन उस जमाने में सोचें थी, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे इस नॉवेल में जो बुक ऑफ जोब है बाइबल में, वो जो हज़रत अय्यूब का वाक़या है, उस पर एक बड़ी बहस है कि वो सारे मेज़ पर बैठे खाना खा रहे होते हैं और बहस कर रहे होते हैं। तो ये कहता है कि यानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को क्या साबित करना था कि वो हज़रत अय्यूब से इतनी कुर्बानी ली, मतलब क्या साबित हो गया? सिर्फ शैतान को ये साबित करने के लिए कि ये मेरा बुरगजीदा बंदा है, मैं इससे सब कुछ ले लूँगा, औलाद भी मार दी, सारा कुछ ले लिया। तो वो बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं कि भाई वापस दे भी तो दिया था। तो ये कहता है कि भाई दूसरे बच्चे मिल जाना और असली पहले बच्चे क्यों ले लिए? मतलब ये यानी बुनियादी तौर पे ये कहता है कि अगर खुदा है तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है, इतने जुल्म क्यों हैं, ये इतनी मुसीबतें क्यों हैं? यानी ये फ़लसफ़े का एक बहुत पुराना मसला है। जब से एक खुदा का तसव्वुर आया है, यानी पहले तो आप ये कह सकते थे ना कि अच्छाई इस खुदा से आ रही है और बुराई इस खुदा से आ रही है, लेकिन जब से एक खुदा का तसव्वुर आया है ये सवाल भी आया है कि बुराई कहाँ से आती है, ये सफरिंग कहाँ से आती है। तो ये पुराना मसला है। इस नॉवेल में इस मसले पर बहुत बहस की गई है। खैर, डिमिट्री ने, जो बड़ा भाई है, उसने जब गुरुशिंका से इश्क शुरू किया, यानी जो एक तवाइफ है जो उसको और बाप को दोनों को बेवकूफ़ बना रही है,
तो डिमिट्री ने अपने छोटे भाई इवान को कैटरीना से इंट्रोड्यूस करवा दिया। कैटरीना उसकी मंगेतर थी। कैटरीना भी पढ़ी लिखी है, इवान भी पढ़ा लिखा है, तो इसने कहा कि इन दोनों का ज्यादा सही जोड़ बनेगा। इवान ने कोशिश करी कैटरीना की तरफ बढ़ने की, लेकिन इवान ने यह समझा कि कैटरीना तो शायद अभी भी भाई से ही प्यार करती है, डिमिट्री से ही प्यार करती है, इसलिए इवान पीछे हट गया। देखिए, बाप जो है वो इवान से भी नफरत करता है। बड़े बेटे से तो इसलिए नफरत करता है कि गुरुशिंका के चक्कर में, छोटे बेटे से इसलिए नफरत करता है कि वो ये समझता है कि इवान कैटरीना से शादी करना चाहता है पैसों की लालच में, इसलिए वो डिमिट्री को गुरुशिंका की तरफ धकेल रहा है। तो इसलिए बाप इवान से भी नफरत करता है, और इवान बाप से भी नफरत करता है, और बड़े भाई डिमिट्री से भी नफरत करता है। वो कहता है ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी जिंदगी में। फ्योडोर पॉव्लोविच का तीसरा जो बेटा है उसका नाम है अलियोशा। यानी पहला बेटा है डिमिट्री, दूसरा बेटा है इवान जो कि एक फलसफी है, और तीसरा बेटा है अलियोशा। ये तीनों जायज बेटे हैं। इसके अलावा एक नाजायज औलाद है स्मर्डिकॉफ, उसका हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये जो तीसरा बेटा है अलियोशा, ये बिल्कुल ही अल्लाह मियां की गाय है। सबसे प्यार करता है, सबसे मोहब्बत करता है। ये मदरसे में पला है, ये चाहता है कि बाप और भाइयों की लड़ाई खत्म हो जाए। ये अपना जो दूसरा भाई है इवान, जो हर वक्त देहरियत की बातें करता रहता है, अलियोशा चाहता है कि उसकी देहरियत खत्म हो जाए, वो उसको दीन की तरफ बुलाता रहता है। यानी ये एक तरीके से दोस्तोविस्की का हीरो है। ये किसी से नफरत नहीं करता, जो इसको जो काम बोलता है ये वो करने को तैयार है, और ये कोशिश करता है कि घर में प्यार मोहब्बत और अमन हो जाए। ये एक मोनेस्ट्री में पला है। मोनेस्ट्री जो होती है वो चर्च नहीं होता, वो टेम्पल नहीं होता। मोनेस्ट्री तो एक ऐसी जगह होती है जहां पर खामोश रहा जाता है, जहां पर खाना भी बहुत कम खाया जाता है, जहां पर सिर्फ इबादत की जाती है। तो ये बहुत ही एक मिस्टिक किस्म का आदमी है। यानी कि इस्लाम के हिसाब से अगर समझाया जाए तो ये इब्ने तैमिया की तरफ का नहीं है, ये इब्ने अरबी की तरफ का है। यानी कि खुद कूजा हो, खुद कूजा गरो, खुद गिले कूजा और खुद रिंदे सबूकश, यानी ये उस तरफ का, यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह टाइप का, मिस्टिक टाइप का, ये जो पैंथियस्ट टाइप के मुसलमान है ना, ये उस तरह का ईसाई है। और ये चाहता है कि लोगों में अमन हो जाए, अपने भाई को धैर्य से दूर करने की कोशिश करता रहता है, और सबसे प्यार करता है। अलियोशा जो तीसरा जायज बेटा है, ये जिस मदरसे में मोनेस्ट्री में पला है, उधर एक पादरी था, सबसे बड़ा पादरी, जिसका नाम था फादर जुसिमो, जो 80-90 साल का था, जो मरने वाला था। और उस फादर जुसिमो ने इसको बोला था कि मेरे मरने के बाद तुम दुनिया में चले जाना, थोड़ा दुनिया भी देख कर आना 2-4 साल के, फिर तुम्हारा दोबारा मोनेस्ट्री में आना हो तो आ जाना, लेकिन दुनिया में चले जाना। इसलिए ये भी आजकल अपने बाप के घर आया हुआ है कुछ अरसे से, और लोगों से मिलजुल रहा है। एक वाकया इस किताब में, इसमें यह भी लिखा है कि फादर जुसिमो को ये बहुत ज्यादा एडमायर करता था। फादर जुसिमो को समझता था कि ये मोजाती आदमी है, और फादर जुसिमो की इतनी ताजीम करता था, और ये समझता था कि शायद फादर जुसिमो का इंतकाल होगा तो कोई मोजा हो जाएगा। और क्या देखता है कि जब फादर जुसिमो का इंतकाल हुआ तो उनकी डेड बॉडी से बहुत जल्दी गलने और सड़ने की बदबू आई, और ये इसको समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हुआ। मतलब मैं तो समझता था कि फादर जुसिमो की मरने के बाद पता नहीं क्या मुआवजे होना शुरू हो जाएंगे, और यहां तो लोगों की लाश से 2 दिन के बाद बदबू आती है, यहां तो 4 घंटे बाद ही बदबू आना शुरू हो गई। और जो दूसरे पादरी होते हैं जो फादर जुसिमो को अच्छा नहीं समझते, वो खुश भी होते हैं। जो फादर जुसिमो को अच्छा समझते होते हैं वो बेचारे थोड़ा कहते हैं कि जल्दी दफनाओ जल्दी दफनाओ। तो ये भी एक वाकया है जो इस किताब में लिखा है, जिस पर अलियोशा बड़ा हैरान होता है। चौथा जो बेटा है उसका नाम है स्मर्डिकॉफ। स्मर्डिकॉफ एक नाजायज औलाद है, वो गांव की एक पागल लड़की से पैदा हुआ है। स्मर्डिकॉफ फ्योडोर पॉव्लोविच के घर ही में रहता है। उसको फ्योडोर पॉव्लोविच के नौकर ग्रेगरी ने पाला है, तो ये घर के नौकरों की तरह ही रहता है, और घर में ही एक तरीके से जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वहां पर रहता है। स्मर्डिकॉफ बहुत तेज है, ये बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, ये बड़ा एम्बिशियस है, इसको बड़ा आदमी बनने का शौक है। ये फ्रांस जाके पढ़ाई करना चाहता है। इसको घर के सारे मामलात का इल्म है, यानी इसको पता है कि ये फ्योडोर पॉव्लोविच का नाजायज औलाद है, जिस पर इसको बड़ा अफसोस है, क्योंकि इसको पता है कि इसको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसको पता है कि ये पागल औरत से पैदा हुआ है। ये क्या करता था, बचपन में बिल्लियों को फांसियां दिया करता था और उनको दफनाकर बड़ा खुश हुआ करता था। बल्कि बड़े होकर भी इसने एक बहुत बड़ी पिन एक खाने में मिलाकर एक कुत्ते को खिला दी, और वो कुत्ता फिर भौंकता रहा।
तो ये इस तरह की हरकतें करता है। ये इवान जो है, जो दूसरे नंबर का भाई है, उसकी एथियस्टिक आइडियाज से बड़ा इंस्पायर्ड है। ये भी अपने आप को फलसफी समझता है, यानी इसने इतनी किताबें वगैरह नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ये कच्चा पक्का फलसफा भगाड़ने की कोशिश करता रहता है। यानी इवान के जो आइडियाज है ना, इवान तो मैच्योर आदमी है, वो जो कि भाई कोई अच्छाई बुराई नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, कोई हराम हलाल नहीं है, ये उन आइडियाज से बहुत मुतासिर हो गया, लेकिन ये कच्चे दिमाग का है। ये घर के सारे मामलात जानता है। इसको पता है कि डिमिट्री और फ्योडर पॉव्लोविच जो बाप है, उन दोनों के दरमियान गुरुशिंका को लेकर झगड़ा चल रहा है। ये बाप के लिए भी काम करता है। बाप ने इसको बताया हुआ है कि अगर गुरुशिंका आए रात को तो इस तरह से करके मेरे बेडरूम का दरवाजा बजाना है, तो मैं खोल दूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि गुरुशिंका आई है, वरना मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि बाप को डर लगा रहता है कि डिमिट्री आके मारेगा। डिमिट्री के लिए इसलिए काम करता है कि डिमिट्री ने इसको कहा हुआ है कि अगर गुरुशिंका आए बाप से मिलने तो मुझे बताना है। और इसने स्मर्डिकॉफ ने, जो कि नाजायज औलाद है, चौथा बेटा है, इसने डिमिट्री को बाप के घर के कोड भी दिया हुआ है, दरवाजा खोलने का कोड, ऐसे ही, यानी इसने दिया हुआ है। और इसने इवान को, जो दूसरे नंबर का बेटा है, उसको भी ये बताया हुआ है कि मैंने डिमिट्री को बाप का कोड दिया हुआ है। तो स्मर्डिकॉफ घर के सारे मामला जानता है। इसको पता है कि कौन सा बेटा क्या करना चाह रहा है, किसको कितनी जायदाद मिलेगी, और ये सारे गेम में मुलव्विस है। ये सब को बहुत अच्छे से जानता है और खुद भी बहुत एम्बिशियस है। स्मर्डिकॉफ की एक और बात जो जानने वाली है वो ये है कि स्मर्डिकॉफ को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और जब इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो 2-3 दिन तक ये बीमार रहता है। स्मर्डिकॉफ की एक खास बात ये भी है कि ये कभी कभी मिर्गी के दौरों की एक्टिंग भी करता है और फिर उसी तरह से जाके लेट जाता है, तो इसको ये करना भी आता है। लोग समझते हैं कि शायद इसको असली दौरा पड़ा था, जबकि ये एक्टिंग कर रहा होता है। होता क्या है कि एक रात डिमिट्री, जो बड़ा बेटा है, वो घर में कूदता है, और वो घर में कूद के बाप की खिड़की की तरफ बढ़ता है। इतने में जो घर का नौकर है ग्रेगरी, वो देख लेता है, वो इसको पकड़ने आता है। ये वापस दरवाजा कूदने की कोशिश करता है और ग्रेगरी इसकी टांग पकड़ लेता है। ये ग्रेगरी से टांग छुड़वाने के लिए उसके मुंह पर एक हथौड़ा मारता है और ग्रेगरी जख्मी होकर गिर जाता है, और डिमिट्री, जो बड़ा बेटा है, वो भाग जाता है। और फिर दिखाया है कि ये जाकर गुरुशिंका से मिलता है और पार्टियां करता है और पैसे लुटाता है और शराबें पीता है। और तकरीबन आधी रात को पुलिस आती है और इसको अरेस्ट कर लेती है। इसको बोलती है कि हम आपको आपके बाप के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट करते हैं। तो डिमिट्री कहता है कि नहीं, मैंने बाप को तो कत्ल नहीं किया, मैंने तो ग्रेगरी को मारा है, जो घर का नौकर है। तो पुलिस कहती है नहीं, ग्रेगरी जिंदा है, लेकिन आपके बाप का कत्ल हुआ है। तो डिमिट्री कहता है कि भाई मैंने नहीं मारा, मैं तो पूरे शहर में बोलता था कि मैं मारूंगा, मैं तो सबसे कहता रहता था कि मैं कत्ल कर दूंगा, मैंने कत्ल किया होता तो मैं बताता, इसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी, मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन सारे सबूत इसके खिलाफ जा रहे होते हैं। ये घर में कूदा होता है, इसके पास हथियार होता है, इसके जिस्म पे खून होता है, बाप का कत्ल हुआ होता है। खैर, इसको पकड़ लेते हैं। इवान, जो दूसरा बेटा है, जो फलसफी है, वो 3-4 दिन के बाद शहर वापस आता है। उसको पता चलता है कि डिमिट्री कत्ल से इनकार कर रहा है, तो वो बड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो तो समझ रहा होता है कि डिमिट्री नहीं मारा होगा। डिमिट्री पूरे शहर को कहता फिरता है कि मैं मार दूंगा। खैर, ये जाकर स्मर्डिकॉफ से मिलता है, जो चौथा बेटा है, जो नाजायज बेटा है, जो नौकर है। तो स्मर्डिकॉफ उसको बोलता है कि कत्ल तो मैंने किया है। अब इवान बड़ा हैरान होता है। इवान कहता है कि तुमने अकेले किया है या डिमिट्री के साथ मिलकर किया है? तो स्मर्डिकॉफ कहता है कि डिमिट्री का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने अकेले नहीं किया। तो इवान कहता है फिर किसके साथ मिलकर किया है? अब यहां आप दोस्तोयेव्स्की का कमाल देखिएगा। स्मर्डिकॉफ कहता है कि मैंने ये कत्ल तुम्हारे साथ मिलकर किया है। तो इवान कहता है मेरे साथ मिलकर किया है? मेरा क्या ताल्लुक है भाई? मुझे कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं तो शहर में भी नहीं था 5 दिन से। तो स्मर्डिकॉफ उसको समझाता है, उसको बताता है कि मैंने ये पूरा प्लान तुम्हें बताया था मुख्तलिफ हिस्सों में। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कत्ल कर दूंगा, बस ये लफ्ज नहीं अदा किए थे, बाकी सब कुछ तुम्हें पता था। तुम्हें बताया था मैंने कि मैंने कोड डिमिट्री को दिया हुआ है। तुम्हें बताया था कि मैं एपिलेप्टिक फिट की एक्टिंग कर लेता हूं, मिर्गी के दौरे की एक्टिंग कर लेता हूं।
मैंने तुम्हें बताया था कि पैसे कहाँ पड़े हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं फ्रांस जाके पढ़ूंगा। वो पूरा उसको ट्रेल बताता है। वो बोलता है कि ये और बात है कि हमने कत्ल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, तुम्हें सारा पता था, तभी तो तुम शहर छोड़कर गए थे 5 दिन के लिए। वो कहता है तुम चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर जाए, तुम इस कत्ल में पूरी तरह से ऑन बोर्ड थे, तुमने लाशऊरी तौर पे मुझे इजाजत दी थी कि कत्ल कर दो। वो कहता है मैं तो सिर्फ एक आला था, हाथ तो तुम्हारा था, ये तुम्हारा कत्ल है, मैं तो सिर्फ एक पॉन था इसमें। अब एवान बड़ा हैरान होता है, एवान इंट्रोस्पेक्शन में चला जाता है। एवान जो है वो उसको सोचे आना शुरू हो जाती हैं और वो रियलाइज करता है कि ये बात सही है, यानी कि वो कहता है तुम्हें पता था घर में कुछ होने वाला है, तभी तो तुम भाग गए थे शहर छोड़ के। इवान कहता है कि हाँ यार ये बात सही है, मुझे पता था कुछ होने वाला है, मुझे ये सारी बातें भी पता थी, मुझे अंदाजा था कि कुछ होने वाला है। और फिर इवान डिलीरियस सा हो जाता है, इसको हेलुसिनेशन होने लग जाता है, इसको कोई आदमी नजर आने लग जाता है। फिर उसके साथ इसकी बड़ी लंबी बहस होती है। वो डेविल होता है, शैतान होता है। एक तरीके से इवान का जमीर जाग जाता है और इवान कहता है कि हाँ यार ये कत्ल तो मैंने किया है। फिर इवान स्मर्डिकोफ को कहता है कि मैं कल अदालत में जाके बता दूंगा कि ये कत्ल मैंने और तुमने किया है, डिमिट्री ने नहीं किया है। तो स्मर्डिकोफ कहता है कि यार ऐसा नहीं करो, मतलब तुम तो डहरिए हो, तुम तो कहते थे कि सही और गलत कुछ नहीं होता, हलाल और हराम कुछ नहीं होता। वो कहता है हमारा प्लान बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुआ है, बस कहता है फर्क इतना सा पड़ गया कि डिमिट्री ने आके कत्ल नहीं किया, वो मुझे करना पड़ गया। डिमिट्री ग्रिगोरी को ही मार के भाग गया। और बल्कि स्मर्डिकोफ कहता है एक अच्छी चीज ये भी हुई कि मुझे असली में मिर्गी का दौरा पड़ गया। यानी मैंने तो सोचा था ना कि कत्ल के बाद जब डिमिट्री मार देगा तो मैं मिर्गी की एक्टिंग कर लूंगा। वो कहता है ऐसा नहीं हुआ, मैंने ही कत्ल किया और मुझे ही मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो कह रहा है ये भी अच्छा हो गया, डॉक्टरों ने आके जब मेरा टेस्ट लिया तो असली मिर्गी का दौरा निकला। तो वो इवान को बोलता है कि छोड़ दो यार, तुम ही तो कहते हो कोई हलाल हराम नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, कहां अदालत में जाके क्या बताओगे। इवान कहता नहीं। इवान अगले दिन अदालत में जाता है। इवान अदालत में जाके बता देता है कि मैंने और स्मर्डिकोफ ने कत्ल किया है। अदालत स्मर्डिकोफ को बुलाना चाहती है लेकिन स्मर्डिकोफ खुदकुशी कर लेता है। अब वो इवान से कहते हैं कि यार तुम तो शहर में थे ही नहीं और स्मर्डिकोफ को तो मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था उस वक्त, उसकी तो मेडिकल रिपोर्टें हैं और बाकी सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ जा रहे हैं। उसने घर में कूदा भी था, उसके जिस्म पे खून भी है, उसके पास औजार भी था, उसके पास पैसे भी थे, सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास कोई गवाह है, सबूत है? तो इवान कहता है हाँ है। तो जज बोलता है कौन है तुम्हारा गवाह, तुम्हारा सबूत क्या है? तो इवान कहता है वो जो आदमी खड़ा है। अब जज बोलता है भाई कौन खड़ा है, यहां तो कोई नहीं खड़ा। तो वो इवान को वो समझते हैं कि ये तकरीबन मतलब आधा पागल हो गया अपने भाई को बचाने के लिए। खैर तमाम के तमाम सबूत जो होते हैं वो इवान के खिलाफ जाते हैं और इवान को सजा हो जाती है। इवान को सब साइबेरिया जाना पड़ जाता है। तो यहां ये नॉवेल खत्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा।